हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो वीडियो है इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी हु इज हैविंग बिजनेस लॉ एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। सीए, सीएस, सीएमए, कोई भी और लॉ रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो जहां पर बिजनेस लॉ आपके सिलेबस के एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। So today we're starting with debentures. Debentures क्या है? तो कंपनी में डिबेंचर्स एक तरीके से कैपिटल रेज करने का तरीका है। ओके, तो इसको भी हम डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिससे कि कंपनी पब्लिक से पैसे रेज करती है और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनसे पैसे लिए जाते हैं उनको एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी ट्रीट किया जाता है। उनका प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस कंपनी करती है। ओके, तो अब इसको कंपनीज एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 कंपनीज एक्ट का डिबेंचर्स के बारे में कहता है कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह, लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, विथ और विदाउट एसेट चार्ज। इसके बारे में और ज्यादा कुछ जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 है वो कुछ नहीं बताता है। अब यहाँ पर डिबेंचर्स में सेक्शन 71 के हिसाब से डिबेंचर्स के साथ में कन्वर्जन ऑप्शन अवेलेबल होता है। डिबेंचर्स को बाद में शेयर्स में चेंज किया जा सकता है, लेकिन कैसे? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन में कन्वर्जन को अलाउ किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, तब कंपनी के पास ये पावर होता है कि वो डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो कि डिबेंचर्स से रिलेटेड है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के एसेट्स पे एक चार्ज क्रिएट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71। डिबेंचर ट्रस्टी किसको कहते हैं? अपॉइंटमेंट टू सेफगार्ड डिबेंचर होल्डर्स इंटरेस्ट। एक पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट, और उसका क्या रोल होगा? उसका रोल होगा कि जितने भी डिबेंचर्स होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने डिबेंचर्स के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनके इंटरेस्ट को ओवरसी करना कि उनको टाइमली पेमेंट, उनका इंटरेस्ट, सारी चीज़ें उनको दी जा रही है कि नहीं, कंपनी डिबेंचर से रिलेटेड जो लॉज हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, जो रूल्स हैं, उनसे कंप्लाई कर रहा है या नहीं, और जब ज़रूरत पड़े तो मीटिंग करके इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना। मतलब डिबेंचर से रिलेटेड कंपनी को जो काम करना है उसको ओवरसी करना डिबेंचर ट्रस्टी का काम होता है। रिडेम्पशन एंड लायबिलिटी, कंपनी जो है उसको ये मैंडेट होता है कि वो डिबेंचर्स को रिडीम करे जैसा भी वो टर्म्स क्रिएट करेगी उसके ऊपर। और ट्रस्टी होल्डर की लाइबिलिटी होती है, ट्रस्टी होल्ड्स लाइबिलिटी फॉर ब्रीचेस। मतलब जो डिबेंचर ट्रस्टी है उसकी लाइबिलिटी होती है अगर कंपनी किसी भी डिबेंचर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको ब्रीच करता है। तो जो ट्रस्टी की ड्यूटीज है डिबेंचर ट्रस्टीज की, और उसको रिडेम्पशन में क्या उसका रोल है, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इन शॉर्ट। वही सारी चीजें आप सेक्शन 71 में इन डिटेल में देख सकते हो। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिबेंचर से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स है कंपनी का, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको ओवरसी करना, जरूरत पड़े तो मीटिंग बुलाना, डिस्कशन करना। लाइबिलिटी डिबेंचर ट्रस्टी की होती है अगर किसी भी तरह का ब्रीच होता है डिबेंचर से रिलेटेड रूल्स में या डिबेंचर के टर्म्स एंड कंडीशंस में बाय द कंपनी, तो लाइबल उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी होता है। और डिबेंचर्स को जब शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो सारी चीजें भी ओवरसी करना डिबेंचर ट्रस्टी का ही काम होता है। ओके, सो फॉर ऑल ऑफ दीज डिटेल्स इफ यू विश यू कैन गो एंड रीड सेक्शन 71 कंप्लीटली। ओके, यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है 71 के वो इंक्लूड किया है, आप चाहो तो टोटल भी एक बार पढ़ सकते हो। डिबेंचर्स के बारे में आपके लिए उतनी ही चीज़ें रेलिवेंट है कि डिबेंचर्स क्या है और डिबेंचर ट्रस्टीज का क्या रोल है। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। अब डिपॉजिट्स क्या है? तो डिपॉजिट्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि ब्रॉड डेफिनेशन है इसका। डिपॉजिट एज एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय अ कंपनी वेदर इन फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिट और लोन। किसी भी तरीके से पैसा कंपनी ले रही है, डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन में, या किसी भी फॉर्म में, एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज एज डिफाइंड इन रूल 2C ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स जो है इसमें कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया है जिसको डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। ओके,
अब वो क्या क्या चीजें हैं वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन जो ब्रॉड डेफिनेशन है डिपॉजिट का अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट वो ये है कि किसी भी तरीके से मनी बोरो कर रहा है कंपनी, लोन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, लेकिन उन चीजों को छोड़कर जो कि डिपॉजिट रूल्स जिनको मना करता है वो सारी चीजें डिपॉजिट है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो क्या कहना चाहता है कि जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है जहां पर भी कंपनी फंड्स रिसीव कर रही है, ठीक है, और ये बहुत डाइवर्स नेचर का हो सकता है, बहुत तरीके से पैसे कंपनी ले सकती है जिसको हम डिपॉजिट कहेंगे, एक्सक्लूडिंग दोज थिंग्स मेंशन्ड अंडर acceptance of deposit rules. Okay, so this is how deposits is defined under deposit rule. Okay, group deposit rule 2014. यहाँ पर आप देखो डिपॉजिट मीन्स एनी डिपॉजिट ऑफ मनी विथ, और यहाँ पर जो ये 1956 है एक्ट मीन्स द कंपनीज एक्ट 1956, वो 2013 का एक्ट होगा। ओके, और डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट ऑफ मनी with and includes any amount borrowed by a company but does not include, क्या क्या बोरो कर सकता है कंपनी, वो कंपनीज एक्ट ने आपको बताया। अब क्या क्या नहीं कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, या किस तरीके के बोरोइंग को बाय अ कंपनी उसको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे, वो चीजें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और ये लिस्ट और भी लंबा है, यहाँ पर मैंने .9 तक इंक्लूड किया है, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबा है। ये एक यहाँ से आपको एक जनरल पिक्चर मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके की चीज़ों को हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। तो पहला है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, any amount received as a loan from banking company or from the State Bank of India or any its subsidiary or a banking institution notified by central government, any amount received as loan from Industrial Finance Corporation of India अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट, और भी इसमें बहुत सारे नाम हैं जिनको डिपॉजिट नहीं, उनसे पैसे लेने को डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, किसी और कंपनी से कंपनी पैसे ले रहा है तो दैट इज नॉट डिपॉजिट। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी डिपॉजिट नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सिक्योरिटी एज एन एडवांस फ्रॉम एनी परचेजिंग एजेंट सेलिंग एजेंट और अदर एजेंट्स इन कोर्स ऑफ पर्पस फॉर द बिजनेस, any amount received by way of subscription to any shares, stock, bonds, or debentures, such bonds or debentures as are covered by clause 10 pending the allotment of said shares. Any amount received in trust or any amount in transit, any amount received by private company from a person who at the time of receipt of amount was a director, relative of director or a member, और ऐसे बहुत सारे अभी यहाँ पर क्लॉजेस आपको मिलेंगे जिसको कि डिपॉजिट रूल्स कह रहा है कि ये सारे तरह के बोरोइंग्स या इस तरह के फंड को मिलना उसको डिपॉजिट नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को छोड़कर जो यहाँ पर डिपॉजिट रूल्स में मेंशन किया गया है, और किसी तरीके से अगर कंपनी को फंड्स मिलता है तो उसको हम डिपॉजिट कह रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी फर्दर और डिपॉजिट्स के क्या क्या रूल्स हैं अंडर कंपनी, क्या क्या क्राइटेरियाज है कंपनी के जब कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। तो पब्लिक कंपनीज जो है, जैसा कि जो डेफिनेशन सेक्शन 271 में है उसके हिसाब से उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कब वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो कंपनी मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द कंसेंट ऑफ अ कंपनी इन जनरल मीटिंग थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए पब्लिक कंपनी में पहले एक स्पेशल मीटिंग, सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये अप्रूव करवाना होगा कि कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। अब वो डिपॉजिट्स भी वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करती है, पहले कंपनीज एक्ट को फॉलो करके जो डेफिनेशन हमने देखा, उसके बाद जो रूल्स जिन चीजों को कहता है कि ये डिपॉजिट नहीं है, वो उन सारे तरीकों से कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उनको डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ये जो डिपॉजिट रूल है अगर 2014 का, उसको अगर आप खोल के पढ़ोगे तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव रूल है। बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज है, जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है कंपनी को फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट, वहां पर आपको बहुत कुछ डिटेल्स में मिलेगा। ओके, तो आपको उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि डिपॉजिट्स के लिए कंपनीज एक्ट में तो लॉज मेंशन किए हुए हैं ही, साथ में जो डिपॉजिट रूल्स है उसके अंदर भी बहुत सारा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है कंपनी को डिपॉजिट लेने से पहले। द नेट वर्थ ऑफ अ कंपनी शुड नॉट बी लेस देन 100 करोड़। फिर पब्लिक कंपनी के लिए क्या क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 100 करोड़ उसका नेटवर्थ होना चाहिए, और इट्स टर्न ओवर शुड नॉट बी लेस देन 500 करोड़।
उसके बाद एडिशनली द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द स्पेशल रेजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिफोर सॉलिसिटिंग डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फ्रॉम पब्लिक। अब सबसे पहले क्या यहाँ पे प्रोसीजर आपको दिख रहा है, सबसे पहले मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाकर स्पेशल रेजोल्यूशन में पास करवाना होगा कि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसके बाद कंपनी के पास पावर आएगा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का। फिर जब कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन में अप्रूवल मिल गया कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तब उसी स्पेशल रेजोल्यूशन को फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास, ताकि रजिस्ट्रार को भी पता चले कि कंपनी के पास पावर है पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का। उसके बाद डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोसेस को शुरू करने के पहले डिपॉजिट रूल्स, जैसे यहाँ पर आप देखो, एक रूल क्या है, एक तो हमने देखा कि डिपॉजिट किसको किसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। डिपॉजिट रूल्स का एक रूल कहता है कि पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम हो वो डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, या उसका टर्नओवर 500 करोड़ से कम तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, तो इसी तरीके से डिपॉजिट रूल्स में बहुत सारी चीजें मेंशन है जिसको फॉलो करने के बाद ही जो कंपनी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक। अब सेक्शन 73 कहता है कि पब्लिक कंपनी किस तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, इनवाइट कर रही है या रिन्यू कर रही है, वो सब कुछ चैप्टर 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो मेंशन्ड है उसको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही पब्लिक कंपनी जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। और इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन टू दिस प्रोहिबिशन एग्जिस्ट फॉर बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि रिजर्व बैंक ने डिफाइन किया है, एंड अदर कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को नोटिफाई किया है कि उसके ऊपर डिपॉजिट वाले रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, तो वहां पर वो एक्सेप्शन क्रिएट होगा। बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्शन है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्शन है, जिनके ऊपर चैप्टर 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद फर्दर कुछ कंडीशंस मेंशन किए गए हैं सेक्शन 73 में, जो कि ये कहता है कि कंपनीज अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहती है तो उनको क्या क्या और प्रोसीजर्स अध्ययन करना होगा। इशूइंग अ सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स कंटेनिंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइलिंग दिस सर्कुलर विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक सर्कुलर जनरेट करना होगा जिसको मेंबर्स को देना होगा, और यही सर्कुलर जिसमें सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे वही सर्कुलर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी फाइल किया जाएगा। मेंटेनिंग अ डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट विद एटलीस्ट 20% ऑफ द डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। एक डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें एटलीस्ट 20% जो डिपॉजिट्स होंगे वो आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेच्योर हो जाएंगे। सर्टिफाइंग दैट द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी प्रीवियस डिपॉजिट रिपेमेंट, और साथ ही ये भी उस सर्कुलर में सर्टिफाई करना पड़ेगा कि कंपनी जो है उसने पहले कभी डिपॉजिट रिपे करने पे डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब जब डिपॉजिट रिपे करने का टाइम आया था, वापस करने का टाइम आया था, तो कंपनी ने टाइम पर उसको वापस कर पाई है। and providing necessary security for repayment of deposits and interest। तो ये सारे कुछ, ये फ्यू आउटलाइंस हैं, ठीक है, फ्यू रूल्स हैं या कंडीशंस है जो सेक्शन 73 में मेंशन किया गया है। तो डिपॉजिट्स को लेकर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स रेगुलेशंस है कंपनीज एक्ट के अंदर, प्लस जो डिपॉजिट रूल्स है उसके अंदर। तो उन सारे चीज़ों को फॉलो करने के बाद ही जो कंपनी है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बहुत कम शब्दों में, या ये कहूँ कि बहुत ब्रीफ में बताया ताकि आप इनको याद रख सको। जितना ज़्यादा इलेबोरेट होगा, जितने ज़्यादा रूल्स बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको याद करने में परेशानी होगी। इसके बाद हम आते हैं कंपनीज एक्ट में मेंशन एक और कॉन्सेप्ट में, जो कि है रजिस्टर्स। रजिस्टर, जैसा कि आप समझते हो टर्म से, रजिस्टर हम किसको कहते हैं, जैसे स्कूल में होता था अटेंडेंस रजिस्टर, एक क्या कह लो उसको, नोटबुक है जहाँ पर किस दिन कौन से स्टूडेंट प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, राइट। रजिस्टर का यही काम होता है, रिकॉर्ड रखना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर रजिस्टर क्या करता है, किसी ना किसी चीज का रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो जब तक चीजें ऑनलाइन नहीं थी, तब हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखेगा कि एक साइनिंग रजिस्टर होता था, कौन सा एम्प्लॉय किस टाइम पर पहुंचा ऑफिस के अंदर, वो साइन करेगा, नहीं आया तो एब्सेंट मार्क किया जाएगा। तो वो क्या हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया कि कौन सा एम्प्लॉय किस दिन प्रेजेंट हो रहा है, कितने घंटे तक वो ऑफिस के अंदर काम कर रहा है।
तो सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की बात करता है, एक रजिस्टर जहां पर मेंबर्स का रिकॉर्ड हो। तो एवरी कंपनी उसको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है ऑफ मेंबर्स फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स अलोंग साइड एन इंडेक्स। कौन सा क्लास ऑफ शेयर्स कौन सा मेंबर होल्ड करता है, इसका एक रजिस्टर। अब रजिस्टर का भी जो फॉर्म है वो दिया गया है रूल 3 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 में। ठीक है, इसी फॉर्मेट कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 में जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के हिसाब से ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन 88 के अंदर बनाया जाएगा और ये सारे तरह के कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, उनको ये रजिस्टर रखना होगा। Transition from prior records. Existing companies must transfer data from their prior registered under the Companies Act 1956 to the new register captured in the form number MGT1. अब जो कंपनीज 2013 के एक्ट के पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, जिनको पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर्म किया गया था या इनकॉर्पोरेट करवाया गया था, उन कंपनीज का भी अपना रजिस्टर था। तो उस रजिस्टर को भी अब ये 2013 वाले एक्ट आने के बाद जो नया रजिस्टर का फॉर्म दिया गया है 2014 के रूल्स में, उसके हिसाब से नया रजिस्टर क्रिएट करना। डिटेल्स क्या क्या होंगे? एसेंशियल मेंबर इंफॉर्मेशन, मेंबर के क्या क्या इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, पैन, सीआईएन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, पैन नंबर, सीआईएन नंबर, डेट ऑफ मेंबरशिप ऑफ कमेंसमेंट, किस दिन से उनका मेंबरशिप शुरू हुआ है कंपनी में, अगर खत्म हुआ है उनका मेंबरशिप तो किस दिन हुआ है, गारंटी अमाउंट उन्होंने कितना दिया है, या और जो भी उस कंपनी से रिलेटेड मेंबर का इंफॉर्मेशन जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें इस रजिस्टर में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 88 के अंदर डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का रजिस्टर। अभी तो हमने मेंबर्स का रजिस्टर देखा, अब डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर और बाकी जो सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इन द कंपनी, उनका रजिस्टर। कंपनीज इशूइंग डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज आर obligated to uphold distinct registers for each type of security. अब जितने टाइप का सिक्योरिटी कंपनी ने इशू किया है उतने टाइप के रजिस्टर्स कंपनी को मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे डिबेंचर्स होल्डर्स का रजिस्टर है तो डिबेंचर होल्डर कौन सा डिबेंचर नंबर किसके पास है उसका एक होगा, कोई और तरह का सिक्योरिटी है तो उसके लिए अलग से होगा, जितने टाइप का सिक्योरिटी होगा उतने टाइप का रजिस्टर होगा। इसका फॉर्मेट भी MGT2 कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स में दिया गया है और हर रजिस्टर में इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, नाम, रेफरेंस। जैसे कभी अगर आपने दिस वुड बी रेलेवेंट फॉर पीपल हु हैव स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय, कभी आपने देखा होगा कॉपी के जो आपका नोटबुक होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, उसके फर्स्ट पेज में एक इंडेक्स बना हुआ होता है। इंडेक्स मतलब कौन सा चैप्टर आपने किस पेज नंबर पे लिखा है, राइट? तो उसी तरह का एक इंडेक्स यहाँ पर भी हर रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए कि कौन सा पेज नंबर किस टॉपिक से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। इसके बाद सेक्शन 88 बात करता है डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स की, जिसको डीम्ड रजिस्टर कहा जा रहा है, डीम्ड रजिस्टर बाय डिपॉजिटरी। तो registers and indices maintained by depository under the Depositories Act are deemed corresponding records of the company. ठीक है, अब डिपॉजिटरीज का जो रिकॉर्ड डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अंदर मेंटेन्ड है वो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स उसको भी माना जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको डीम्ड रजिस्टर कहा जा रहा है क्योंकि ये कंपनी डायरेक्टली मेंटेन नहीं कर रही है कंपनीज एक्ट के अंदर, इसको डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर मेंटेन किया जा रहा है इस रजिस्टर को, लेकिन वो कंपनी के लिए भी रेलिवेंट है क्योंकि डिपॉजिटरी कंपनीज के भी हैं तो उनके लिए भी ये रेलिवेंट है। इसके बाद फॉरेन रजिस्टर है। फॉरेन रजिस्टर क्या है? कंपनीज पोजेस द लिबर्टी टू अपहोल्ड द सेगमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया रिकॉग्नाइज फॉरेन रजिस्टर सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑथराइजेशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर इसके लिए परमिशन है तो कंपनीज अपने सिक्योरिटीज जो आउटसाइड इंडिया जो लोग होल्ड करते हैं उसको उनका एक फॉरेन रजिस्टर अलग से मेंटेन करेगी। इसके लिए जो फॉर्मेट है वो MGT3 है। Notices regarding the initiation, alterations or cessation of foreign register must be lodged with the registrar। और ये फॉरेन रजिस्टर में जो भी चेंजेस आएगा उसको शुरू करने का डेट या जब उसको खत्म कर दिया गया उसको मेंटेन करना है या उसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन चेंजेस किए गए वो सब कुछ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में फाइल करना है विद इन 30 डेज। ठीक है, जैसे
रजिस्टर को मेंटेन करना शुरू करना है जिस दिन से, तो उस दिन से लेकर 30 डेज के विद इन में ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को पहुंचा देना है कि कंपनी जो है वो फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर रही है. Consistency in structure and management, the foreign register must maintain alignment with principal registers format and accessibility standards. तो यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के बेसिस पे उसको बनाना है फॉरेन रजिस्टर को भी. सेक्शन 88 के अंदर जो रजिस्टर है उसमें टाइमली रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको अटेंडेंस रजिस्टर का एग्जांपल दिया, क्योंकि वो सबसे सिंपल टाइप ऑफ रजिस्टर है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं या सबने देखा है. तो वो क्या है, वो हर दिन अपडेट होता है ना. ऐसा नहीं है कि एक दिन अटेंडेंस लिया गया फिर उसके 10 दिन के बाद अटेंडेंस लिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है. वो हर दिन अपडेट होता है. तो वैसे ही जिस चीज़ का भी रजिस्टर कंपनी मेंटेन कर रही है उसको जब जब उसमें अपडेट की ज़रूरत है, अगर डेली अपडेट्स की ज़रूरत है, डेली एक्टिविटी है तो डेली अपडेट्स होना चाहिए. जब जब उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रही है कंपनी तो उस रजिस्टर में भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए. और एंट्रीज करने के लिए ऑथेंटिकेशन किसका चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी का या किसी और को. बोर्ड ऑफ कंपनी का जो बोर्ड है उसने अगर किसी और पर्सन को डेजिग्नेट किया है रजिस्टर को अपडेट करने के लिए या उसमें रिकॉर्ड मेंशन करने के लिए, तो उस पर्सन का वहां पर ऑथेंटिकेशन जरूरी है. तो मतलब रजिस्टर मेंटेन करने के लिए भी जो फुल प्रूफ प्रोसेस कंपनीज एक्ट के अंदर है और जो रूल्स आपने देखा मैनेजमेंट रूल्स, उसके विद इन रजिस्टर को किस फॉर्मेट में मेंटेन करना है, कब कब उसका अपडेट होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स होने चाहिए, वो सब कंपनी को प्रॉपरली फॉलो करना है. और अगर कंपनी फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा, फेलियर टू अपहोल्ड रजिस्टर्स और फुलफिल रिक्विजिट डिक्लेरेशंस may attract fine from 50,000 to 3 lakhs with additional penalties for persistent infringements. मतलब एक बार कंपनी ने गलती की उसके लिए तो 50,000 से 3 lakhs तक का फाइन हो सकता है, और जितने बार कंपनी गलती कर रहा है उसके हिसाब से फाइन बढ़ता जाएगा. रजिस्टर क्लोजर ऑफेंसेस, unauthorized closure of registers could lead to penalties from 5,000 per day till 1 lakh rupees. तो अगर बिना परमिशन लिए या जब कंपनी कह रहा है, कंपनीज एक्ट कह रहा है कि इस टाइम पर या इस चीज के लिए रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए रजिस्टर मेंटेन कर रही थी कंपनी और अचानक से उसको करना बंद कर दिया, तो वैसे सिचुएशन में जो पेनल्टी है, जो फाइन का अमाउंट है वो 5,000 पर डे, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कितना है फाइन का, 1 लाख है. अब रजिस्टर्स को कब तक प्रिजर्व करना है, तो रजिस्टर्स को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है, इनडेफिनेट टाइम तक, जब तक कंपनी है सारे रिकॉर्ड्स कंपनी के पास होने चाहिए हर चीज के. या बीच में कब रजिस्टर को क्लोज करना है या कब नया रजिस्टर शुरू करना है, वो सारी चीजें कंपनीज एक्ट के अंदर डिफरेंट जो रूल्स एप्लीकेबल हैं उसके ऊपर, उनके अंदर अगर बताया जाता है तो उसके हिसाब से रजिस्टर को मेंटेन करना है. तो जैसा हमने देखा है कि जब सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 आया तो 1956 वाले कंपनीज एक्ट के अंदर जो मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा था उसको नए फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था. ठीक है, तो जो रिकॉर्ड था वो तो मेंटेन रह गया लेकिन फॉर्मेट उसका चेंज हो गया. तो उसी तरीके से रजिस्टर का जो भी रिकॉर्ड है, डेटा जो मेंटेन किया गया है, वो हमेशा के लिए मेंटेन करना है, लेकिन उसको कब बंद करना है या उसमें क्या चेंज लाना है वो लॉ ही डिसाइड कर सकता है. रजिस्टर जो है वो हमेशा ओपन फॉर सिक्योर स्क्रूटिनी होना चाहिए. जब बिजनेस आवर्स जो है कंपनीज का, उस टाइम पर जो भी रीजनेबल अथॉरिटीज है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज है अंडर द कंपनीज एक्ट, वो अगर चाहे तो जाकर रजिस्टर को चेक कर सकती हैं. इसके लिए रजिस्टर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए विथ रीजनेबल फीस एप्लीकेबल फॉर कॉपीज और एक्सट्रैक्शंस. और अगर कोई और पर्सन, हम लोग अथॉरिटीज की बात छोड़ भी दें, तो कोई और पर्सन अगर रजिस्टर को देखना चाहता है, उसका डेटा देखना चाहता है, तो वो एक रीजनेबल फी देकर उसका कॉपी ले सकता है. नेक्स्ट रूल्स है एनुअल रिटर्न्स की अंडर द कंपनीज एक्ट. प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिटर्न जो कि सेक्शन 92 मेंशन करता है. Every company is obligated to compile an annual return in the form MGT7 encompassing various particulars as of financial year's conclusion. अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे एक एनुअल रिटर्न बनाना है. जैसे नॉर्मल एम्प्लॉयज भी किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो या आप कोई भी काम करते हो, आप जॉब करते हो, पैसे कमाते हो, तो आप क्या करते हो, अपना आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो. तो उसी तरीके से कंपनी को भी एक एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92, और ये सारे कंपनीज के लिए मैंडेटरी है. कब प्रिपेयर करना है, जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब.
The annual return should encompass details regarding the company's registered office. कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है वो होना चाहिए मेंशन, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनीज का इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इनडेटनेस, क्या क्या डेट्स है, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्संस, मीटिंग्स, रेम्यूनरेशन, पेनाल्टीज एंड अदर प्रेस्क्राइब डिस्क्लोजर। तो ये सारे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको एनुअल रिटर्न में मेंशन करना होता है। साथ में और भी जो रूल्स एप्लीकेबल है इस सिचुएशन में उनके हिसाब से सारे के सारे इंफॉर्मेशन को एनुअल रिटर्न में मेंशन करना होता है। द रिटर्न मस्ट बी साइंड बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे सिग्नेचर किसकी किसकी जरूरत है? डायरेक्टर साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, और बाय अ डायरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है, लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है तो उसके एब्सेंस में कंपनी का कोई और डायरेक्टर साइन करेगा एनुअल रिटर्न को। सेक्शन 92 आगे कहता है कि लिस्टेड कंपनीज या ऐसी कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा हो या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो। लिस्टेड कंपनीज ऐसी कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो या ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो, उनको अपना एनुअल रिटर्न सर्टिफाई करवाना होगा कंपनी सेक्रेटरी से। ठीक है, और इसका भी फॉर्म दिया गया है MGT 8। इसके हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी उस फॉर्मेट में जो एनुअल रिटर्न प्रिपेयर किया गया है फॉर्मेट नंबर 7 के अंदर, उसको फॉर्मेट नंबर 8 के अंदर सर्टिफाई करेगा। The certification affirms the accuracy of the final annual return। तो कंपनी सेक्रेटरी से क्यों इसको सर्टिफाई करवाना है? क्योंकि सर्टिफिकेट ये गारंटी करता है कि कंपनी सेक्रेटरी ने इसको चेक किया है पूरे एनुअल रिटर्न को, और जो प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं कंपनीज एक्ट और बाकी रूल्स के अंदर, उसको फॉलो करके इस एनुअल रिटर्न को बनाया गया है। और इसका सर्टिफिकेशन दे रहा है कंपनी सेक्रेटरी कि मैंने चेक किया है, ये सारे रूल्स को फॉलो करके बनाया गया है, इसका मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। इसके बाद जो एनुअल रिटर्न है उसका पब्लिकेशन होगा, और डिस्क्लोजर, अ कॉपी ऑफ द एनुअल रिटर्न मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन कंपनीज वेबसाइट। तो कंपनी का जो वेबसाइट है उस पर एनुअल रिटर्न मेंटेन, मतलब पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, विद द वेब लिंक डिस्क्लोज्ड इन बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड का जो रिपोर्ट होगा वहां पर भी जो लिंक है जहां पर जाके एनुअल रिटर्न को देखा जा सकता है, कोई भी पर्सन उसको चेक कर सकता है, वो वहां पर मेंशन होना चाहिए। अब कंपनी को एनुअल रिटर्न का एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है विद इन 60 days from the date of the annual general meeting or within 60 days from the due date of the AGM if not held, accompanied by a statement elucidating the reasons for non-conduct of AGM। तो एनुअल जनरल मीटिंग होने के 60 days के विद इन ये एनुअल रिटर्न का जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना है, और अगर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है उस स्टेटमेंट के को भी साथ में रजिस्ट्रार के पास में 60 days के विद इन फाइल करना है। अब अगर सेक्शन 92 के सारे रिक्वायरमेंट्स को कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न, तब क्या होगा? फेलियर टू फाइल द एनुअल रिटर्न विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में रिजल्ट इन फाइन रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to 5 lakhs। और जो ऑफिशियल्स जिनके वजह से ये एनुअल रिटर्न नहीं प्रिपेयर हो पाया या जिनकी ड्यूटी है इसको प्रिपेयर करना और फाइल करना, उन लोगों को इम्प्रिजनमेंट। एनुअल रिटर्न के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 94-95 है। तो एनुअल रिटर्न की जो कॉपीज है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन्ड होना चाहिए, वहां पे मतलब अवेलेबल होना चाहिए, विद ऑप्शन फॉर एडिशनल स्टोरेज एट अ डिफरेंट लोकेशन सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। एक कॉपी ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए, एक कॉपी उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वहां पर रखा हुआ होना चाहिए, और एक और जगह में उसका एडिशनल कॉपी रखा होना चाहिए। वो कहाँ रखा जाएगा वो शेयर होल्डर्स अपने मीटिंग में अप्रूव करके बताएंगे कि किस जगह पे सारे शेयर होल्डर्स अग्री कर रहे हैं कि वहां पर भी एनुअल रिटर्न का कॉपी होना चाहिए। कितने टाइम तक रखना है? तो एनुअल रिटर्न्स और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी प्रिपेयर करना है एनुअल रिकॉर्ड और एनुअल रिटर्न्स के साथ में, वो सबको 8 years तक रखना है। मतलब अगर कोई 2000 लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के लिए बनाया गया है एनुअल रिटर्न, तो 2014 से लेकर 8 years आप काउंट करो, वहां तक उतने टाइम तक एनुअल रिटर्न लीगली मेंटेन्ड होना चाहिए, ताकि जब भी उसकी जरूरत पड़े, कोई भी रजिस्ट्रार, कोई भी ऑफिशियल या कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी अथॉरिटी उसको अगर मांगता है, उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो हमेशा कंपनी के पास अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेस फॉर स्टेक होल्डर्स, मेंबर्स और जितने भी
इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पार्टीज हैं, उनके पास ये राइट है कि वो एनुअल रिटर्न को बिजनेस आवर्स में जाकर देख सकते हैं बाय गिविंग सम फीस. रिफ्यूजल ऑफ इंस्पेक्शन और प्रोविजंस ऑफ एक्सट्रैक्ट में लीड टू पेनाल्टीज. और कंपनी अगर अपने मेंबर्स को, बाकी शेयर होल्डर्स को, जो भी लोग जिनके पास भी कंपनीज एक्ट के अंदर ये राइट है कि वो एनुअल रिटर्न्स देख सकें, और वो फी देने को भी तैयार है, और कंपनी उनको नहीं देखने दे रही है अगर एनुअल रिटर्न, तो कंपनी को पेनाल्टी देना पड़ेगा और उसके ऑफिसर्स को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. अब ये जो एनुअल रिटर्न है, इसका एविडेंशियरी वैल्यू है. मतलब कि जो एनुअल रिटर्न्स हैं वो एविडेंस है कि कंपनी के अंदर एक साल में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ है, किस किस तरीके से हुआ है, कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा था, वो सारे इन्फॉर्मेशन एनुअल रिटर्न प्रोवाइड करता है. तो वो एक लीगल एविडेंस है कंपनी में होने वाले सारे तरह के इवेंट्स का. ठीक है. तो कभी भी किसी भी सूट के अंदर, किसी केस के अंदर कंपनी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना है कि मेरा इस ईयर में ऐसा सिचुएशन था, या ऐसा तो हुआ नहीं था, ऐसा हो रहा था, उसके लिए जो एनुअल रिटर्न है वो, उसको एक लीगल एविडेंस माना जाता है. ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है. इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.